अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेसन 16 से 20 तक कवर करेंगे, जो कि मिड टर्म सीरीज़ का लास्ट लेक्चर होने वाला है। उसके बाद हम फाइनल टर्म सीरीज़ स्टार्ट करेंगे मिड टर्म एग्ज़ाम्स के बाद। तो स्टार्ट करते हैं हम लेसन 16 से। बहुत ही ज़्यादा सिंपल लेसन्स हैं, ये इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हैं, सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, तो इजी वर्ड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो टॉपिक 52 देख लें। यहाँ पे पीयर अप्रेजल के बारे में बताया है कि पीयर अप्रेजल क्या होता है। पहले मैं आपको एग्जाम्पल से अच्छी तरह इसका कॉन्सेप्ट बताऊँगी, उसके बाद हम इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे। ये बेसिकली स्टूडेंट्स का अपने क्लासमेट्स की परफॉर्मेंस या बिहेवियर को इवेलुएट करना या जज करना होता है बेस्ड ऑन गिवन क्राइटेरिया या रूल्स, ठीक है, जो कि उन्हें क्राइटेरिया दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कि एक क्लासरूम है जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर क्या करेगा, उन्हें लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे देगा, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस इस तरह से हो सकते हैं कि हु हेल्प अदर्स इन आ ग्रुप वर्क, हु इज़ ऑलवेज ऑन टाइम, हु मेक्स द बेस्ट प्रेजेंटेशन, इस तरह से। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो किसी एक स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं, ठीक है, जो कि उस डिस्क्रिप्शन में फ़िट हो रहा होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, वो उस नाम को मेंशन करती हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट किया गया नाम होता है, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम पीयर अप्रेजल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो पहले आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पीयर अप्रेजल क्या होता है। अब हम आगे इसकी टेक्निक्स पढ़ेंगे पीयर अप्रेजल की, जो कि दो तरह की टेक्निक्स हैं। अब ये दो तरह की टेक्निक्स हैं जिनमें हमारे पास एक गेस हू टेक्निक होती है और एक सोशियोमेट्रिक टेक्निक होती है, ठीक है। गेस हू टेक्निक में क्या होता है, इसमें टीचर जो है वो एक बिहेवियर बताता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर स्टूडेंट्स जो है वो गेस करते हैं कि कौन से क्लास फेलो में ये बिहेवियर है। फॉर एग्जाम्पल टीचर कहता है ये स्टूडेंट हमेशा सबकी मदद करता है, ठीक है, तो बाकी स्टूडेंट जो है वो गेस करते हैं कि वो कौन है। मोस्टली पॉजिटिव बिहेवियर यूज़ किया जाता है ताकि किसी को जो है वो बुरा ना लगे, तो ये चीज़ इसमें की जाती है। उसके बाद हमारे पास सोशियोमेट्रिक टेक्निक आ जाती है। ये टेक्निक चेक करती है कि एक स्टूडेंट को क्लास में किस लेवल का सोशल एक्सेप्टेंस मिलता है, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स ग्रुप वर्क, गेम्स या सीट शेयरिंग में किसको चूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि टीचर कहता है अगर ग्रुप बनाना हो तो तुम किसके साथ काम करना पसंद करोगे, तो हर स्टूडेंट जो है वो सीक्रेटली अपना चॉइस देता है, ठीक है, और उसकी बेस पर जो है वो टीचर आगे सेलेक्ट करती है। तो इसको हम सोशियोमेट्रिक टेक्निक कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। अब प्रिंसिपल क्या है कि रियल और नेचुरल क्लासरूम एक्टिविटी हो, ठीक है, हर स्टूडेंट को इक्वली चूज़ करने का चांस मिलना चाहिए और चॉइसेस जो है वो सीक्रेट होनी चाहिए। और फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या है कि ये चॉइसेस जो है वो ग्रुप बनाने में यूज़ की जाएं। तो जस्ट ये 3-4 पॉइंट्स हैं, एज इट इज़ आप लोग इसको लिख सकते हैं जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है पीयर अप्रेजल वाला। ये आप लोगों को आ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो इस वजह से ये रिपीट हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास टॉपिक 53 आ जाता है। यहाँ पे पोर्टफोलियो के बारे में बताया गया है। सो पोर्टफोलियो का मतलब है कि स्टूडेंट के काम का एक कलेक्शन जिसे पर्पसफुली जो है वो इकट्ठा किया गया हो। इसका एम होता है स्टूडेंट की प्रोग्रेस, अचीवमेंट और लर्निंग जो प्रोसेस है उसको शो करना। पोर्टफोलियो आप कह लें कि एक तरह से एक फाइल या एक फोल्डर की तरह होता है, ठीक है। ये एक फोल्डर या फाइल का कलेक्शन होता है जिसमें स्टूडेंट का काम जो है सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम मिड टर्म, असाइनमेंट, क्विज़ेस, प्रोजेक्ट, रिफ्लेक्शन, हत्ता कि उसके जो फाइनल एग्जाम तक होते हैं वो भी उसमें सेव किए जाते हैं। और ऑब्वियसली ये डिजिटल फॉर्मेट में भी हो सकता है, लाइक आप कह लें कि गूगल ड्राइव जो है उस तरह सेव किया जा सकता है। उसके अलावा फिजिकल फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल के फाइल्स जो होती हैं जिनमें हम अपनी चीज़ें सेव करके रखते हैं, टेस्ट वगैरह, तो उस तरह से भी ये हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है टीचर्स पे और स्टूडेंट्स पे, ठीक है। सिंपल से एग्जांपल आप याद रख सकते हैं कि एक स्टूडेंट ने ऐसे लिखा, उसे इम्प्रूव किया, फाइनल ड्राफ्ट बनाया, तो ये 3 वेरिएंट्स जो हैं वो उसके पोर्टफोलियो में होंगे ताकि उसकी ग्रोथ जो है वो शो हो सके उसके पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके ये आवाज़ें आपने इग्नोर करनी है बिकॉज जिस रूम में मैं बैठी हूँ वहाँ पे विंडो है और आज संडे, तो आपको पता है कि मोस्टली जो किड्स होते हैं वो खेल रहे होते हैं, तो इस वजह से इन आवाज़ों को आप लोग इग्नोर करें। अब यहाँ पे कुछ की स्टेप्स हैं इन डिफाइनिंग एंड यूजिंग पोर्टफोलियो, ठीक है। तो वो की स्टेप्स क्या हैं, पर्पस डिफाइन करें पहले तो, ठीक है, लाइक पोर्टफोलियो किस लिए है, ग्रोथ के लिए या अचीवमेंट्स के रिलेटेड है, तो वो सब कुछ आपने उसमें लिखना है। उसके अलावा गाइडलाइंस दें, ठीक है, कौन सा काम इंक्लूड करना है वगैरह वगैरह। स्टूडेंट रोल डिफाइन करें कि वो अपना काम खुद सिलेक्ट करे और सेल्फ एवेल्युएशन करे। उसके अलावा एवेल्युएशन क्राइटेरिया जो है वो क्लियर हो और पोर्टफोलियो को
क्लास और पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन में यूज़ करें, ठीक है। तो ये बेसिकली उसके कुछ की स्टेप्स हैं, एज इट इज़ आपने इसको याद करना है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेंथ्स ऑफ पोर्टफोलियो आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रेंथ का क्या मतलब कि उसके जो फ़ायदे वगैरह हैं वो सब कुछ। तो यहाँ पे बताया गया है कि टीचिंग से कनेक्ट होता है, ठीक है। स्टूडेंट अपना बेस्ट काम शो करता है, सेल्फ इवैल्यूएशन और गोल सेटिंग जो है वो सिखाता है। उसके अलावा टीचर स्टूडेंट का कोऑपरेशन बढ़ता है, पेरेंट्स को क्लियर आइडिया वो मिलता है। उसके अलावा स्टूडेंट अपनी डेवलपमेंट का प्रूफ शो करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और अगर हम वीकनेस की बात करें, नुकसान की बात करें पोर्टफोलियो के, तो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। उसके अलावा समेटिव असेसमेंट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है और हर स्टूडेंट का कंपेयर करना टफ होता है और रिलायबिलिटी इसमें लो होती है, लाइक रिजल्ट्स जो है वो फिक्स नहीं होते। तो जस्ट ये कुछ वीकनेस है, एज इट इज़ आपने इसको याद करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक 54 आ जाता है, जिसमें पर्पज़ ऑफ पोर्टफोलियो बताया गया है कि पोर्टफोलियो के दो मेजर पर्पज़ होते हैं। एक तो हमारे पास इंस्ट्रक्शनल पर्पज़ आ जाता है और एक हमारे पास असेसमेंट पर्पज़ आ जाता है, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शनल पर्पस जो है, इसका क्या मतलब है कि जब पोर्टफोलियो टीचिंग के लिए यूज़ होता है, लाइक स्टूडेंट अपना काम एनालाइज करता है, टीचर को फीडबैक मिलता है, स्टूडेंट और टीचर मिलकर एक्सीलेंस का क्राइटेरिया सेट करते हैं, पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्रेंस में जो है वो यूज़ होता है, स्टूडेंट अपने थॉट्स और स्टैंडर्ड्स जो है वो समझने लगते हैं। तो वो सब कुछ जो है वो इंस्ट्रक्शनल पर्पस के रिलेटेड होता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो जो है उसको एज अ टीचिंग टूल जो है वो यूज़ करना, लाइक जो स्टूडेंट्स हैं वो उन गलतियों को देखकर उनको एनालाइज करके जो है वो उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो एज अ टीचिंग टूल उसको देखना, ये हमारे पास इंस्ट्रक्शनल पर्पज़ में आ जाता है, ठीक है। इसमें टीचर्स जो है वो पोर्टफोलियो को यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने में, ठीक है। उनको फीडबैक देने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो सब कुछ इंस्ट्रक्शनल पर्पज़ में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास असेसमेंट पर्पज़ आ जाता है, ठीक है। असेसमेंट पर्पज़ क्या होता है, जब पोर्टफोलियो असेसमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वो असेसमेंट जो है वो हमारे पास दो तरह की होती है। एक तो हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, दूसरा हमारे पास सुमेटिव असेसमेंट होती है, ठीक है। फॉर्मेटिव प्रोग्रेस जो है उसको चेक करने के लिए, और सुमेटिव क्या होता है, अचीवमेंट या सक्सेस को शो करने के लिए, ठीक है। सिस्टम लेवल पर जो है वो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड के लिए, सबके लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास करंट अकम्पलिशमेंट एंड प्रोग्रेस आ जाता है। अकम्पलिशमेंट मतलब कि सिर्फ फाइनल बेस्ट काम दिखाता है, ठीक है। और प्रोग्रेस मतलब कि पुराना और नया दोनों कामों को दिखाता है इम्प्रूवमेंट के लिए, जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। और अकम्पलिशमेंट में क्या होता है कि सिर्फ फाइनल, ठीक है, सिर्फ बेस्ट काम दिखाता है और ये एक तरह से शॉर्ट टर्म हम इसको ले सकते हैं। टाइम पीरियड थोड़ा शॉर्ट होता है अकम्पलिशमेंट में, और जो प्रोग्रेस होती है ऑब्वियसली इसमें हमारा जो टाइम फ्रेम होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि हम सारी जितनी भी प्रोग्रेस होती है पुराने और नए दोनों काम को दिखाते हैं, ठीक है। दोनों कामों को दिखाते हैं, तो वो इसमें आ जाता है, जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो आ जाती है, जो कि हमारे पास शो केस पोर्टफोलियो, उसके अलावा हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन पोर्टफोलियो होता है, एक फिनिश पोर्टफोलियो होता है और एक हमारे पास वर्किंग पोर्टफोलियो होता है। सबका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को वन बाय वन देती हूँ, ठीक है। पहले देख लें यहाँ पे शो केस पोर्टफोलियो। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट अपना बेस्ट काम चूज़ करता है ताकि उसकी एबिलिटी शो हो, ठीक है। लाइक स्टूडेंट अपना सबसे अच्छा काम इकट्ठा करता है एक फोल्डर में, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाए टीचर्स, पेरेंट या फ्यूचर एम्प्लॉयर को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन पोर्टफोलियो आ जाता है, ठीक है। इसमें डेवलपमेंट और ग्रोथ का जो रिकॉर्ड होता है, कैसे इम्प्रूव हुआ, वो सब कुछ इसमें दिखाया जाता है। स्टूडेंट का रिटर्न वर्क, उसके अलावा उसके असाइनमेंट, उसका रिजल्ट, हर चीज़ के उसने क्या सीखा, कैसे सीखा, वो सब कुछ इसमें होता है। इसको हम डॉक्यूमेंटेशन पोर्टफोलियो कहते हैं। लाइक उसमें डेवलपमेंट और ग्रोथ का जितना भी रिकॉर्ड होता है, उसने कैसे इम्प्रूव किया सबको, ठीक है, वो सब शामिल होता है। उसके बाद हमारे पास फिनिश्ड पोर्टफोलियो आ जाता है, जो भी यहाँ स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए ये रेडी होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जॉब एप्लीकेशन पोर्टफोलियो आप इसको कह सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स के वो असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और वर्क रखा जाता है जिसको उसने प्रॉपरली कंप्लीट किया और अपना बेस्ट दिया हो, ठीक है। इसको हम फिनिश्ड पोर्टफोलियो कहते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्किंग पोर्टफोलियो आ जाता है। इसमें क्या होता है कि काम अभी चल रहा होता है, अंडर प्रोसेस आप कह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अली इज़ अ स्टूडेंट, ठीक है, उसने एक स्टोरी लिखी, बट टीचर ने कहा कि थोड़ा और इम्प्रूव करो। अली ने उस स्टोरी के 3 ड्राफ्ट बनाए, ठीक है। फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट में इम्प्रूव्ड और फाइनल वेरिएंट बनाया, ठीक है। उसने ये 3 वेरिएंट जो अपने वर्किंग पोर्टफोलियो में रखे। वर्किंग पोर्टफोलियो में अनफिनिश्ड वर्क, प्रैक्टिस टास्क या इम्प्रूवमेंट प्रोसेस जो वो दिखाई जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास गाइडलाइंस आ जाती हैं फॉर पोर्टफोलियो, ठीक है। तो वो भी आपने याद रखनी है, लाइक किस लिए पोर्टफोलियो बन रहा है, किस टाइप का काम इंक्लूड होगा, कौन इवेलुएट करेगा, टाइम फ्रेम क्या होगा, मिनिमम और मैक्सिमम
एंट्रीज जो है वो कितनी होंगी, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ तक जो है वो हमारा लेसन कंप्लीट होता है। उसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लेसन पे। लेसन 17 जो है, इसमें हमारे पास एक न्यू टॉपिक आ जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इजी है, क्रिएटिंग फिक्स्ड चॉइस टेस्ट आइटम, और ये MCQ से रिलेटेड है। सो टॉपिक 55 देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक न्यू कॉन्सेप्ट शेयर किया गया है कि सिलेक्शन ऑफ आइटम इन अ टेस्ट के सिलेक्टिंग आइटम फॉर्मेट क्या होता है। सो टीचर टेस्ट करते वक्त जो क्वेश्चन चूज़ करते हैं ना, वो टेस्ट के गोल्स और जो स्किल मेजर करनी है ना, उनकी बेसिस पे होते हैं। अब इसमें हमारे पास दो मेन टाइप्स आ जाते हैं, कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ जाता है, कि हमारे पास सब्जेक्टिव आ जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, इसमें जवाब बिल्कुल क्लियर होता है, जैसे आप कह लें मल्टीपल चॉइस या ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। सब्जेक्टिव में क्या होता है, इसमें जवाब जो है वो स्टूडेंट के ओपिनियंस या एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड करता होता है, जैसे कि आप कह लें एसे राइटिंग हो गया। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे पास सब्जेक्टिव होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम की एग्जांपल होती हैं, जैसे कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, मैचिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। सो इन फॉर्मेट को चूज़ करते वक्त ये देखा जाता है कि कौन सी स्किल या नॉलेज को आप टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम की। ठीक है, उनमें हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक सिलेक्शन टाइप आ जाती है और एक हमारे पास सप्लाई टाइप आ जाती है। सिलेक्शन टाइप में क्या होता है कि ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, स्टूडेंट सिर्फ करेक्ट चूज़ करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिलेक्शन टाइप होता है, जिसमें आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना होता है। सप्लाई टाइप में क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट को खुद से कोई शॉर्ट आंसर या ब्लैंक जो है उसको फिल करना होता है, जिसको हम फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। ठीक है, तो जस्ट ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था और इसमें से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टॉपिक 56 आ जाता है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं MCQs की, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहले तो MCQs देखें कि MCQs का मतलब क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, सो MCQs सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ये नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और जो एप्लीकेशंस हैं उनको टेस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करते होते हैं, कि हमारे पास स्टेम आ जाता है, कि हमारे पास अल्टरनेटिव आ जाता है। स्टेम क्या होता है, ये वो क्वेश्चन या प्रॉब्लम होती है जो पूछी जा रही होती है। लाइक आप कह लें जो आपका क्वेश्चन है ना, उसकी जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास स्टेम कहलाती है। ठीक है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन या इनकम्प्लीट स्टेटमेंट हो सकती है। उसके बाद अल्टरनेटिव्स आ जाता है, ये वो ऑप्शंस होते हैं जो दिए जाते हैं। ठीक है, इनमें से एक सही होता है और बाकी आप कह लें कि रॉन्ग ऑप्शंस होते हैं। तो अल्टरनेटिव्स आप समझ लें कि ये ऑप्शंस जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं। नीचे हमारे साथ जो है वो फॉर्मेट शेयर किया गया MCQs का। तो फॉर्मेट में क्या है ये देख लें। एग्जाम्पल में बताया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को एक MCQs को चूज़ करना है। ठीक है, एक राइट आंसर को चूज़ करना है। उसके अलावा यहाँ पे नीचे देखें कि हमारे पास एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन भी है, जिसमें बताया गया द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज। तो ये जो इनकम्प्लीट क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है, इनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक से ज़्यादा आंसर जो है वो सही हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कन्फ्यूजन हो जाती है। बट अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप लोगों के लिए ईजी होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के क्वेश्चन जिनमें स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा क्लियर नहीं होती ना, फॉर एग्जाम्पल ऊपर देखें आपसे बाकायदा क्वेश्चन पूछा गया, बट नीचे उन्होंने जस्ट कहा द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इनको इनकम्प्लीट क्वेश्चंस कहा जाता है। ठीक है, या उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल ऑफ बेस्ट आंसर टाइप MCQs भी दिया है, कि इस तरह से आप MCQs जो है वो बनाकर दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। ऐसे क्या होता है कि कन्फ्यूजन वगैरह जो है वो ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद यहाँ पे यूजेस ऑफ MCQs के बारे में बताया गया कि MCQs क्यों यूज़ करते हैं हम। तो MCQs जो है वो बहुत ज़्यादा वर्सटाइल होते हैं। इन्हें सिंपल फैक्ट से लेकर जो है वो हम कॉम्प्लेक्स जो अंडरस्टैंडिंग है वहाँ तक मैयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका जो है वो एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया है। उसके अलावा वो बताते हैं नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी के नॉलेज को मैयर करना है। MCQ जो नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, फैक्ट्स और जो प्रिंसिपल्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। उन्होंने नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी जो है उसकी एक एग्जांपल भी दी है कि इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं कि इग्रेस का मतलब क्या है। तो यहाँ पे डिप्रेस, एंटर, एग्जिट और इग्रेस बताया गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टॉपिक 58 आ जाता है। यहाँ भी यूजेस ऑफ MCQ से रिलेटेड है। यहाँ पे बताया गया कि नॉलेज ऑफ मैथड को मैयर करने के लिए जो है MCQs यूज़ किए जाते हैं। कभी कभी MCQs को मेथड्स या प्रोसीजर को टेस्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे MCQs दिया गया है, एक देखें कि पाकिस्तान में लेजिस्लेशन बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को किससे कंसेंट जो है वो लेना पड़ता है। तो यहाँ पे 4 MCQs दिए गए हैं। तो इस तरह के MCQs आप जो है वो बना सकते हैं कि क्लियर होने चाहिए।
इसमें यूज़ करने वाला कुछ भी नहीं है, जस्ट बताया गया है कि एमसीक्यूज किस किस पर्पस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं और कहाँ से कहाँ तक आपकी नॉलेज को जो है वो ये टेस्ट करते हैं। ठीक है, ईजी से कॉम्प्लेक्स तक जो है वो टेस्ट कर लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में टेस्ट कर लेते हैं। इनको चेक करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट लेसन पे, जो कि है अगेन क्रिएटिंग फिक्स चॉइस टेस्ट आइटम। ये भी एमसीक्यूज पार्ट 2